नमस्कार, मेरा नाम याजवेंद्र यादव। मैं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम हर बुधवार को करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सवाल कराते हैं जो पिछले हफ्ते के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आओ अब हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के 35 सवाल आपको कराते हैं। परंतु एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपको, हमने करंट अफेयर्स के कुछ सवालों के आगे उनकी व्याख्या लिखी है और कुछ सवालों के आगे हमने ये भी लिखा है स्टैटिस्टिक्स जीके, जिनमें भी हमने व्याख्या लगी है। वो आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे तो उनके स्क्रीनशॉट लो, और जिनके आगे हमने स्टैटिस्टिक्स जीके लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सवाल हैं जो कि अब एक स्टैटिस्टिक्स जीके का भी पार्ट बन गए। करंट अफेयर्स का ही नहीं है, वो आपके आने वाले अगले साल, उसके अगले साल कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स जीके के बन गए। तो आप उन सब की स्क्रीनशॉट लेते रहो। आओ अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते की करंट अफेयर्स की क्लास। हमने करंट अफेयर्स के इस हफ्ते के इन सब्जेक्टों में विभाजित कर रखा है। स्पोर्ट्स की हमने लिए 8 सवाल, स्थान के 6, इवेंट के 4, 2, योजना के 2, ऐसे कर करके हमने करंट अफेयर्स के पिछले हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने ऐसे करके विभाजित किया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते की क्लास। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के सवाल हर बार आते ही आते हैं। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब चीन के वेंग होंगयांग ने जीता। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, परंतु भारत के खिलाड़ी भी फाइनल में आए। तो इसलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत के खिलाड़ी फाइनल में आए। विजेता का नाम आए या ना आए कोई भी जरूरी नहीं है। बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप होती है, ऑल इंग्लैंड ओपन होती है, उनके सवाल तो आ जाते हैं चैंपियन अगर भारतीय नहीं है तो भी, या फिर अगर कोई भारत का खिलाड़ी किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में आया है तो उसका सवाल आने की संभावना होती है। तो इसमें भारत ही फाइनल में आए हैं, इसलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है। HS प्रणय ये हमारे फाइनल में आए हैं। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके में कि इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमारे 3 खिलाड़ी कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, जिनके बारे में बताया ये फाइनल में आए हैं। ये सेमीफाइनल में हार गए, प्रियांशु रजावत, और ये क्वार्टर फाइनल में हार गए। ये पहले वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे हुए हैं, जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था करंट अफेयर्स में। ये पहले वर्ल्ड नंबर 1 पे रहे हुए हैं, आज के दिन नहीं है, परंतु पहले ये वर्ल्ड नंबर 1 रहे हुए हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में आए हैं उनका चित्र है, देखो। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? पहली बार तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय टीम का स्वर्ण पदक आया है। भारत ने फाइनल में मेक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत की टीम में शामिल थी ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी। भारत की टीम ने फाइनल में मेक्सिको को हराया। ये बहुत बड़ी बात है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आना। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए लिखा है, तो ये और भी इनके आने की एग्जाम में संभावना होगी कि जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को भी पता है या फिर नहीं पता। तो यह भी एक कारण है कि एग्जाम में आ सकता है। अगले सवाल में आते हैं। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड एकल के में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अभी मैंने आपको बताया है महिला कंपाउंड टीम, अब है महिला कंपाउंड एकल, यानी कि हमारा स्वर्ण पदक महिला कंपाउंड एकल में भी आया है। हमारे देश की आदिति गोपीचंद स्वामी ने फाइनल में मेक्सिको के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह मात्र 17 साल की है और इस बार की विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वालियों में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। ये हैं आदिति गोपीचंद स्वामी
17 साल की हैं और आने वाले समय की स्टार हैं और आगे आने वाले ओलंपिक में भारत को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इतनी कम उम्र में ये विश्व चैंपियन बन गई हैं। 17 साल की होनहार अदिति अपना आखिरी निशाना लगाती है और ये देखो अब ये बन गई विश्व चैंपियन। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुष कंपाउंड एकल में भी भारत का स्वर्ण पदक आया है। किसका है? ओजस देव ताले का। इन्होंने पोलैंड के खिलाड़ी को हराया। यानी कि भारत के कितने स्वर्ण पदक हो गए? 3 स्वर्ण पदक। तो इनका भी आ सकता है। इनके 2 सवाल बन सकते हैं कि यह किस संबंधित हैं, तो ये हैं तीरंदाजी से, और एक इनका ये बन सकता है कि विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इन्होंने, और ये भारत का पदक तालिका में स्थान है। अगले सवाल पे आते हैं। यह उनकी चित्र है। आखिरी शॉट में भारत के ओजस को चाहिए पूरे 10 के 10, और ये देखो आ गए भारत के 10 के 10। भारत के किस कैडेट पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में अंडर 17 में, यानी कि अंडर 17 की जो कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप होती है उसको बोलते हैं कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? सविता। ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, अभी विश्व चैंपियन बनी हैं। इससे पहले भी ये विश्व चैंपियन रही हुई हैं और एशिया चैंपियनशिप भी रही हुई हैं। काफ़ी बार ये अपने वर्ग में स्वर्ण पदक ला रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनको और अनुभव आएगा और ये भारत की भविष्य की स्टार हैं, तो इनके भी नाम याद कर लो। सविता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अंडर 17 में ये अंडर 17 कंटिन्यूस आ रही हैं। तो जो एक प्लेयर अपने वर्ग में, अपनी आयु वर्ग में काफ़ी बार अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में एग्जाम में आने की संभावना होती है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। ये है हमारी पूरी टीम। हमारी महिला टीम पदक तालिका में कुश्ती में 3रे नंबर पर रही है, पर हमारा स्वर्ण पदक एक ही आया है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको बताता हूं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भारत के नंबर 1 खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे हुए हैं। अभी फिडे एक शतरंज की संस्था है, जैसे कि फुटबॉल की है फीफा, ऐसे ही शतरंज की है फिडे। ये विश्व चैंपियनशिप आयोजित कर रही है। इसमें 9वें नंबर पर अभी हैं डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद चल रहे हैं 10वें नंबर पर, और साथ में 2755 अंक हासिल करने वाले वह सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। यानी कि फिडे विश्व चैंपियनशिप में इतने अंक हासिल करने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एग्जामों में आएगा, तो आप इनका नाम याद कर लो कि ये अखबारों में छाए हुए हैं। ये हैं डी गुकेश। ये देखो अंक तालिका, डी गुकेश 9 नंबर पे और विश्वनाथ आनंद 10वें नंबर पर हैं। और ये हैं अभी वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन। तो आप इनका नाम याद रख लो, इन दोनों का और वर्ल्ड नंबर 1, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इनके बारे में ये आ सकता है ये किस खेल से संबंधित हैं, और विश्व चैंपियनशिप में अगर इनकी रैंकिंग और अच्छी हो जाती है तो ये भी आ सकता है कि इनकी रैंकिंग कौन सी है। और आनंद जी के बारे में तो पता ही है आपको, और इनका याद कर लो, ये अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होएगी जब जो प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 होएगा, जब उसके बारे में भी कर लेना। ये है स्टैटिस्टिक्स जीके के प्लेयर। ये भारत के वो खिलाड़ी हैं जिनकी विश्व चैंपियनशिप में अभी 2700 से ऊपर अंक हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछले वाले चित्र में ये अंक दिखाए हैं, इसमें से
जिनके भी 2700 से ऊपर अंक हैं, ऐसे भारतीय हैं, तो इनके बारे में भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि 2 खिलाड़ी तो वो गए जो हमने बताए, उनके अलावा संतोष गुजराती, हरिकृष्ण, प्रज्ञानंद, इन सब के बारे में आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। 2 खिलाड़ी है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए और ये बताए। अब ये हैं हमारी महिला नंबर 1। तो ये 5 प्लेयरों के नाम आप याद कर लो कि इनके बारे में आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आओ अब हम अगले सवाल पे आते हैं। भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर हर्डल रेस में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय हो गई हैं? देखो, कांस्य पदक इंपॉर्टेंट नहीं होता, परंतु हर्डल 100 मीटर छोटी रेसों में भारत के खिलाड़ियों का बढ़िया इतिहास नहीं है। कांस्य पदक भी हमारा पहली बार आया है, तो इसलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैंने आपको अपने पिछली बार जब मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो कराया था, तभी भी मैंने बताया था कि इनका नाम आप याद रख लो, ये आगे और भारत के लिए पदक लेके आएंगी और इनके बारे में एग्जाम में आने की संभावना आएगी। ये देखो, मैंने इनके बारे में पहले आपको बताया है। भारत की स्प्रिंटर ने किस किस स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता? आओ अब हम इस बारे में आते हैं। इन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस इतने सेकंडों में पूरी कर ली और भारत के कुल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इतने पदक आए। यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 100 मीटर हर्डल के आखिरी के सेकंडों में और भारत की ज्योति तीसरे नंबर पर, यह उनकी फोटो है, ज्योति। आओ हम अगले सवाल पे आते हैं। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश प्रथम आया? चीन। चीन स्विमिंग की कुछ कंपटीशन में बहुत अच्छा है, जिसमें से एक है गोताखोरी। इसमें वो लगभग सारे पदक जीत जाता है और इस कारण से वो ओवरऑल मेडल टैली में भी फर्स्ट आया है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब हमारा स्पोर्ट्स का टॉपिक खत्म। अब हम आते हैं प्रमुख स्थान पर। ये हमारे प्रमुख स्थान का पहला सवाल है और कुल मिलाकर 9वां सवाल है। हाल ही में G20 का एम्पावर वह महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात। देखो, G20 इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका सम्मेलन इस साल भारत में हो रहा है, तो इसको लेकर जो भी सवाल होंगे जिस हफ्ते, वो हम आपको कराएंगे। तो इस हफ्ते इसके सम्मेलन हुए 2, एक हुआ गांधीनगर गुजरात में, एक हुआ जयपुर राजस्थान में। कि G20 के सहभागी समूह सिविल 20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर। अब ये इसका लेके स्टैटिस्टिक्स है कि G20 का सम्मेलन कब से कब होएगा? नई दिल्ली में होएगा 9 से 10, और साथ में अगली बार का G20 समिट कहाँ होएगा? ब्राज़ील में होएगा। तो अब आप ये स्टैटिस्टिक्स जीके का भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी एग्जामों में काफ़ी बार आएगा। और कोई भी करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम अभी होंगे, कोई भी एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें ये करंट अफेयर के सवाल आ सकते हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। G20 का लोगो क्या है? ये इसमें क्या दिखा रखा है? कमल का फूल, जो कि है भारत का राष्ट्रीय फूल। इसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सारे रंग लिए हुए हैं, केसरियाई रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग और नीला रंग। और इसका जो रखा है थीम हमने, वो रखा है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह है इसकी लाइन जो आपको याद रखनी है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है। और यह है इसका लोगो। और यह सम्मेलन कब होएगा? 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में, और अगली साल कहाँ होएगा? ब्राज़ील में। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। 7वीं
पुरुष चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है, याद रख लो। और किस स्टेडियम में हो रहा है? मेयर राधा कृष्णा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। अब हम अगले सवाल में आते हैं। विश्व फीडे शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाकू। बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान में। अब यह भी सवाल आ सकता है कि अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। और स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए आप ये भी याद कर लो कि ये भी आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये उसको लेके एक स्टैटिस्टिक्स और जीके है कि विश्वनाथ आनंद ने कितनी बार फीडे शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 5 बार। ये सवाल एसएससी में काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको स्टैटिस्टिक्स जीके में मैंने बताया आपको कि विश्वनाथ आनंद ने यह खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार। अब हम आगे आते हैं। नौवा मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? केरल में हो रहा है। यह भी आप याद रख लो। यह दक्षिण भारत की पहली नदी आधारित प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। यह इसका एक स्टैटिस्टिक्स जीके का सवाल बन सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ये। आजकल वैसे देखा जाए तो आप कहोगे कि इतने वहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये क्या करंट अफेयर का सवाल बनेगा? आजकल क्या है, पेपर बहुत होते हैं, ऑनलाइन पेपर होते हैं। पुलिस के पेपर भी जिन राज्यों में ऑनलाइन पेपर होता है उसमें 20-25 पेपर होते हैं। तो करंट अफेयर्स के सवाल हर पेपर में 2-3 रखने होते हैं, तो हर बार सवाल नहीं मिलते। तो जो आज से 5 साल पहले इम्पोर्टेंट नहीं थे वह सवाल भी अब इम्पोर्टेंट होने लग गए हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। किस शहर को विरासत खतरे की सूची में रखा है? वेनिस को। वेनिस कहाँ पे है? वेनिस है इटली में। जो भी हमारे ऐतिहासिक शहर हैं, इमारतें होती हैं, उनको विश्व धरोहर सूची में रखता है। कौन रखता है? यूनेस्को। और वह उपाय सुझाता है कि हमको कौन सा उपाय करना चाहिए कि यह हमारी इमारतें, हमारे शहर, ऐतिहासिक शहर लंबे समय तक सुरक्षित रहें। तो अभी रखा गया है वेनिस शहर को। किसने रखा है? UNESCO। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए है और यह इसकी करंट जीके के लिए है। तो ये आप याद रख लो, ये करंट जीके की और ये स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। ये देखो, यह कितना सुंदर शहर है, परंतु अब इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतने यहाँ पे शिप आते थे, जहाज आते थे कि इस और इतने ज़्यादा यहाँ पे विश्व भर से टूरिस्ट आते हैं, तो इस कारण से इस शहर की सुंदरता पे भी फ़र्क पड़ रहा था। अब यहाँ पे ये हुआ है कि बड़ी जो होती हैं जहाज़ें वो यहाँ पर नहीं आएंगी। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने 3 अगस्त को भारत के लोक एवं जनजातीय के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल में। यह करंट जीके के लिए, स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए नहीं है, इसलिए एक बार इस सवाल को भी आप देख लो बस। अब हम आते हैं इवेंट में। अब इवेंट के बारे में अब आपको दूसरे सर आके बताएंगे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत अब हम करेंगे इवेंट्स के, और जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, ठीक है। इवेंट के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 14 तक सर ने करवा दी थे। 15वां नंबर का क्वेश्चन आता है, आयुष चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा कौन सी वीज़ा शुरू की है? वीज़ा का नाम है आयुष वीज़ा, ठीक है। यह विशेष रूप से उन विदेशी नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहते हैं। हेल्थ टूरिज्म के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है। तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर
आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शिक्षा के लिए भारत ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो पोर्टल लॉन्च किया है भारत ने वो स्टडी इन इंडिया के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को जो लॉन्च किया है वो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर जी, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसकी हम आपको कुछ तस्वीर दिखा देते हैं। ये अपने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और ये हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजमार्गों पर उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से क्या हमको बेनिफिट मिलने वाले हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐप का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की व्यापक जानकारी प्रदान करना और शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करना। इस ऐप के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें हम किसी भी हाईवे के ऊपर निकलेंगे तो उस हाईवे की जो हमको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी कि हाईवे पर कहाँ जाम लग रहा है, कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर हमारे लिए पेट्रोल की जो पेट्रोल पंप होते हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें खाने की सुविधा कहाँ पर मिलेगी, सभी जो भी डिटेल होगी जो हम हाईवे पर निकलेंगे उसके जो भी राजमार्ग में जो चलेगा उसको जितनी भी जानकारी होगी इस ऐप के माध्यम से उसको आगे की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इससे पहले ये जो अपने NHAI का जो ट्विटर का ऑफिशियल पेज है उसमें इस ऐप के बारे में ट्वीट कर रखा है, और ये ऐप का जो लोगो है ये ऐप का लोगो होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इवेंट के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये कहाँ किया गया था? राजस्थान में। ठीक है, इस अभियान के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान के जो राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र ने इसको कैथोलिक संस्कृति युवा संस्था के संविधान को पढ़ें और जियो अभियान की शुरुआत की थी। राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी 3 पुस्तकें हैं। पहला है हिंदुत्व एक जीवन शैली, दूसरी है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, और तीसरे नंबर की पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। 3 बुक हैं हमारे माननीय कलराज मिश्र की। ये पुस्तक के बारे में भी हमें डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे माननीय राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया है? कब हो गया है? 5 अगस्त 2023 को। इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन केंद्र जो है श्री हरिकोटा में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट है CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? ठीक है, किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? एड्स। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। जो एलिसा टेस्ट होता है, HIV एड्स की जो पहचान की जाती है वो एलिसा नामक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से इसकी हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट सर करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 21 नंबर से। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, किस कैबिनेट सचिव का कार्यकाल सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया गया है? तो यह कार्यकाल राजीव गौबा जी का 1 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। और राजीव गौबा जी भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव होंगे। और हमने नीचे स्टैटिक जीके जोड़ा है।
और स्टैटिक जी के जोड़ा है और इसमें हमने दिया है कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल एवं उनकी समितियों की बैठकें बुलाना, एजेंडे की तैयारी और वितरण, एजेंडे में मामलों से संबंधित कागजात का प्रसार, चर्चाओं का रिकॉर्ड तैयार करना है। तो आप इन स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। तब हमने स्टैटिक जी के नीचे जोड़ा है। आगे का क्वेश्चन है NAAC का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो NAAC का नया निर्देशक प्रोफेसर कन्ना बिरन जी को बनाया गया है और यह पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में सूचना प्रणाली के वरिष्ठ प्रोफेसर थे। और नीचे NAAC की फुल फॉर्म दी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। आगे का क्वेश्चन है अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी कितने रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे और अमृत भारत योजना के तहत सरकार 1309 स्टेशनों का नवीनीकरण करने की योजना बना रही है और वर्तमान में केवल 508 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा। विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो यह योजना शुभ यात्रा योजना केरल राज्य प्रारंभ करेगा और इस योजना में विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड होगा और पहली भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस निर्यातक कंपनी, तो यह कंपनी होगी ONGC। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ONGC और देश की दूसरी सबसे बड़ी है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि दिया है। हाल ही में किसे IIFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो IIFM डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मृणाल ठाकुर को दिया गया है और इसमें IIFM की फुल फॉर्म है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न और इस साल ऑस्कर अवार्ड भी दिए गए हैं जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है तथा द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पहला उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को दिया गया है। यह पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है और रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है। शोधकर्ताओं ने भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण दर्ज किया है। यह किस चिड़ियाघर में हुआ है? तो यह असम राज्य चिड़ियाघर में हुआ है और यह हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन करने वाला भारत फ्रांस के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है और पहला देश है फ्रांस जिसने हिमालय गिद्ध का बंदी प्रजनन किया है। राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिलों तथा 3 नए संभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य में कुल कितने जिले व संभाग हो गए हैं? तो प्रेजेंट में राजस्थान राज्य में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं और ये नए जिले व संभाग रामलुभाई कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए हैं। तो आपसे कमेटी भी पूछी जा सकती है। भारत ने 5 और 6 अगस्त को होने वाले यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया है। शांति वार्ता की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो शांति वार्ता की मेजबानी सऊदी अरब देश द्वारा की जाएगी और यह शांति वार्ता सऊदी अरब के जेद्दा में की गई है और इस यूक्रेन शांति वार्ता की बैठक का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल जी ने किया है जो कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये चेतना मारू का हुआ है। यह भारतीय मूल की लेखिका हैं, उनका पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन, यह बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक डॉक्टर नाजिमा मरेकियार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने लिखी है। और यह पुस्तक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखी गई है। और यह पुस्तक पहले तमिल में आई थी, तो इसका पहले तमिल में आई थी और इसका नाम था निन्ने वुगालुकु मारन मिल्लई के नाम से आई थी। हाल ही में किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो इस 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को चीन ने सक्रिय किया है। तो इसका आंसर होगा चीन। हाल ही में हरियाणा के मेवात के नूह में किस तारीख को हिंसा भड़की जब लोग शिव मंदिर पर दर्शन के लिए जा रहे थे? तो यह 31 जुलाई को भड़की थी। और यह मेवात क्षेत्र राजस्थान में भी आता है और यह हरियाणा में भी आता है और यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह मासी पोर्टल देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि इन पे निगरानी रखेगा। तो थैंक यू। हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक के भी जोड़ा है, जो आगे आने वाली एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हर बुधवार को आती है। और यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।